नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। एक बार फिर से मैं वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के पूछे गए इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि अभी प्रीवियस दिनों में चल रहे हैं पेपर, और वहां जो भी पूछे गए हैं प्रश्न उनको मैं लेके आ गया हूं। उनके साथ साथ मैं डिटेल से एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ भी लेके आ गया हूं ताकि आने वाले शिफ्ट में ये आपको जो है सहायता मिले। चलिए मेरे साथ वीडियो में बने रहना और पूरा लास्ट तक देखने की कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों एक प्रश्न का मैं दोस्तों पोस्टमार्टम करके कम से कम 5-6 प्रश्न बनाऊंगा उसमें से, तो ज़रूर बने रहना। ये सभी प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं, मैं शिफ्ट नहीं बताऊंगा इसलिए वो एनालिसिस कहलाया जाएगा, लेकिन ये प्रश्न पूछे गए हैं, आप विश्वास करिए। स्वतंत्रता के पूर्व भारत के वाइसराय कौन थे? तो दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व भारत के वाइसराय कौन थे? तो दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्रता के पूर्व भारत के वाइसराय थे। एक नज़र डालते हैं दोस्तों भारत के वाइसराय पे। 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों 1858 के भारतीय शासन अधिनियम, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट चलता था। 1858 के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन समाप्त हो गया था और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गया था, जिसके बदौलत दोस्तों यहाँ पर इनका समय देखने को मिलता है भारत के वाइसराय। इसी समय गवर्नर जनरल का पद बदल कर जो है वाइसराय कर दिया गया था। तो यदि ये आपसे पूछा जाए कि वाइसराय कब आया था, तो गवर्नर जनरल के बाद दोस्तों 1858 में वाइसराय आए थे। यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे भी बनते हैं दोस्तों कि भारत के प्रमुख वाइसराय और उनके प्रमुख किए गए कार्य, इनसे दोस्तों प्रश्न बनते हैं। तो इस स्लाइड को हम देखते हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। भारत के वाइसराय कार्यकाल और उनके समय में घटित हुई घटनाएं कौन कौन सी थी, इनको हम देखेंगे। जैसे लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 से 1862 तक इसका कार्यकाल था। 1857 की क्रांति के बाद जो है सत्ता का हस्तांतरण, 1858 का अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना होगा। जैसे मेयो जो है कॉलेज की स्थापना किया था। सांख्यिकी विभाग अंडमान में इसकी हत्या कर दी गई थी दोस्तों। लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है कृषि विभाग में प्रशासनिक सुधार किया था। फिर लॉर्ड रिपन के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। रिपन सुधार, स्थानीय प्रशासन और प्रेस की स्वतंत्रता का अधिनियम दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया था। और 1885 में जो है लॉर्ड डफरिन की शासनकाल के समय में 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना हुई थी। फिर लॉर्ड कर्जन के समय में दोस्तों बंगाल का विभाजन हुआ था। भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण शुरू हुआ था। फिर लॉर्ड हार्डिंग सेकंड में दोस्तों राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली को हस्तांतरित किया गया था। फिर आता है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन 1947 में अंतिम वाइसराय था भारत का, और स्वतंत्रता और भारत विभाजन के समय योजना जो है इसने लागू करी थी। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर वाइसराय थे जिसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। भारत के पहले वाइसराय के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों पहला वाइसराय यहाँ पर लॉर्ड कैनिंग था और अंतिम वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। 15 अगस्त 1947 के बाद जो है वाइसराय का पद समाप्त होकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बना था। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद कब से बना था, तो 1547 के बाद में वाइसराय पद को समाप्त करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया था, जिसे जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने थे। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है हरोर टोडर डोमार मॉडल पर आधारित थी दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब यहाँ पर प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं को देखेंगे कि वह किस मॉडल पर आधारित थी, उनकी विशेषताएँ क्या थी, ये दोस्तों हमेशा पूछा जाता है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। 1551 से 1556 तक यहाँ पर हरोद डोमार मॉडल पर आधारित यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, जिस पर विशेष ध्यान दिया गया था। किस पर? कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन, सामुदायिक विकास के लिए यहाँ पर योगदान दिया गया था। फिर आता है दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच में महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारी उद्योग और मशीन निर्माण पर बल दिया गया था, औद्योगिकीकरण पर बल दिया गया था यहाँ पर। फिर तीसरी योजना आती है दोस्तों स्वतंत्र विकास रणनीति मॉडल पर आधारित थी। कृषि और उद्योग दोनों में संतुलन देखने को यहाँ पर मिलता है, परंतु दोस्तों 1965 के युद्ध में जो है सूखा से प्रभावित देखने को मिलता है। फिर योजना अवकाश हुआ दोस्तों 1966 से 69 के बीच में। सूखा, युद्ध, विदेशी मुद्रा संकट के कारण जो है योजना को स्थगित कर दिया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों गरीबी हटाओ नारा जो है ऊर्जा विकास 1978 में समाप्त किया गया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। अस्थायी वार्षिक योजना जो है वार्षिक योजनाओं के तहत आती है, जो कि 1969 से 79 से 80 तक के बीच में यह योजना लागू किया गया था।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इसलिए आपको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपको भी रिवीजन करने में काम आ जाए। जो जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने बता दिया है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बोरोइंग से रिलेटेड सब पूछे जाते हैं कि संविधान के जो तत्व हैं, प्रमुख स्रोत है, कहाँ से लिए गए हैं। तो दोस्तों डीपीएसपी जो है भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारत के कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है दोस्तों। कुछ और देशों से इंपोर्ट किए गए तत्वों को यहाँ पर देखते हैं, जैसे ब्रिटेन का देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों संसदीय शासन प्रणाली जो है भारत पर जो है ब्रिटेन से लिया गया है। कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, द्विसदन संसद, स्पीकर पद, मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, विधि का समान प्रवर्तन जो है यूके से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राष्ट्रपति की अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू और उपराष्ट्रपति का पद, लिखित संविधान जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से दोस्तों यही है, डीपीएसपी लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, तरीका, नामांकित सदस्य, राज्यसभा में 12 नामांकन जो होंगे, ये सभी प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर आयरलैंड से लिया गया है। फिर कनाडा की बात करें तो संघीय शासन प्रणाली, केंद्र को अधिक शक्तियाँ, गवर्नर जनरल पर अवशिष्ट पद, फिर अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। फिर ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संवर्ती सूची को लिया गया है। व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता, संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान जर्मनी से लिया गया है दोस्तों। आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविजंस, मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। यहाँ पर एक होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो यहाँ पर दोस्तों फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका से लिया गया है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और योजना आधारित अर्थव्यवस्था, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा, ये लिया गया है दोस्तों। जापान से क्या लिया गया है, कानून के प्रति सम्मान और प्रतिक्रियात्मक न्याय का सिद्धांत, प्रोसीजर स्टेबलाइज्ड बाय लॉ। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी के आदर्श को जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। यही तीनों शब्द दोस्तों आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों लिया गया था फ्रांस के संविधान से। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% पूर्ण साक्षर राज्य कौन है। तो दोस्तों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% पूर्ण साक्षर स्टेट के बारे में बात करें तो ये दोस्तों केरल है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर साक्षरता से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम या उनके उद्देश्य को यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने उसके आसपास लिखे हैं। पहले हम देखेंगे दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, नेशनल लिटरेसी मिशन जो है 1988 में लागू किया गया था। 15 से 35 वर्ष की आयु के क्रियात्मक साक्षरता प्रदान करना, फंक्शनल लिटरेसी प्रदान करना, यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उद्देश्य है। सर्व शिक्षा अभियान दोस्तों 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो है सुनिश्चित करना, यहाँ पर इसका उद्देश्य रखा गया था। साक्षर भारत कार्यक्रम दोस्तों वयस्क महिलाओं में साक्षरता दर बढ़ाना, विशेष रूप से जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इसको विशेषकर लागू किया गया था। नव साक्षरता कार्यक्रम दोस्तों न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम 2022 से 27 के बीच में प्रारंभ में इसको किया गया था। सभी आयु वर्ग के अशिक्षित वयस्कों को जो बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान देना, यहाँ पर नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी साक्षरता कार्यक्रम जो है चालू किया गया था। टोटल लिटरेसी कैंपेन जो है पूरे जिले या क्षेत्र में जनभागीदारी के माध्यम से जो है 100% साक्षरता प्राप्त करना यहाँ पर था। फिर आता है पश्चात साक्षरता कार्यक्रम, साक्षर हुए व्यक्तियों में पढ़ने लिखने की क्षमता बनाए रखना और आगे की शिक्षा देना, यहाँ पर पश्चात साक्षरता कार्यक्रम था। फिर दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान, पूर्व प्राथमिक से लेकर 12वीं तक सभी स्तरों पर जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और समावेशी विकास करना, यहाँ पर समग्र शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य था। तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर गिंडी नेशनल पार्क, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क आदि जो है सबसे प्रसिद्ध गिंडी नेशनल पार्क थे, जो कि तमिलनाडु में स्थित हैं। और इसके अलावा हम देखेंगे दोस्तों राज्यवार प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की लिस्ट, जो कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ कहाँ पर है, जिसको आपको थोड़ा सा एक नज़र देख लेना है। और ये दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे उत्तराखंड में देखेंगे तो दोस्तों ये है जिम कार्बेट, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स जो है उत्तराखंड में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों बांधवगढ़, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा दोस्तों मध्य प्रदेश में है। असम के बारे में बात करें तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू सैखोवा। राजस्थान में रणथंभौर, मरसिका, केवलादेव। और तमिलनाडु में दोस्तों मुडुमलाई, गुंडी, मुकरथी,
केरल में दोस्तों साइलेंट वैली है, ये दोस्तों पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना होगा। लद्दाख वाला भी पूछा जाता है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। फिर कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों सिक्किम में है। पश्चिम बंगाल में दोस्तों सुंदरबन। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में दोस्तों केवलादेव भरतपुर। प्रवासी पक्षियों के लिए ये पूछा जाता है दोस्तों, तो इसको आप जो है याद रखना। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ से देखते हैं दोस्तों। कुछ राष्ट्रीय उद्यान, मतलब कुल राष्ट्रीय उद्यान भारत में कितने हैं? 107 टोटल राष्ट्रीय उद्यान है भारत में। सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। अभी इनकी संख्या दोस्तों बढ़ चुकी है, लेकिन परीक्षा में यहीं तक पूछा जाएगा। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो हेमिस लद्दाख का है, लगभग 3350 किलोमीटर स्क्वायर का है। स्मॉलेस्ट उद्यान के बारे में बात करें तो साउथ बटन आइलैंड जो है अंडमान और निकोबार में स्थित है, लगभग 0.03 किलोमीटर स्क्वायर पर यह फैला हुआ है दोस्तों। और यूनेस्को विश्व धरोहर में जो शामिल किया गया उद्यान कौन सा है? तो यह दोस्तों काजीरंगा, केवलादेव, मानस, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर, सुंदरबन व ग्रेट हिमालयन को जो है यूनेस्को विश्व धरोहर राष्ट्रीय उद्यान में शामिल किया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो है किस शैली में बना हुआ है? तो दोस्तों यह बना हुआ है विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल शैली से। भारत में बने हुए निर्माण, मतलब बिल्डिंग्स, इमारत, मंदिर, मस्जिद, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, इमारतें बनी हुई हैं, वो जो तो कुछ ना कुछ शैली में बना हुआ है। तो उसको आज हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी प्रसिद्ध बिल्डिंग्स है जो किस शैली पर बनाई गई है। इसको आप यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा। जैसे देखेंगे मंदिरों में देखेंगे जैसे सूर्य मंदिर कोणार्क जो उड़ीसा में स्थित है, कलिंग शैली में बनाया गया है, जिसको नागर शैली का उपक्रम कहा जाता है। फिर दोस्तों ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, कलिंग शैली में बनाया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर जो है नागर शैली में बना हुआ है। मीनाक्षी मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, द्रविड़ शैली में बनाया गया है। ये दोस्तों पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना होगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है, नागर और संगमरमर नक्काशी के द्वारा बनाया गया है, निर्माण शैली में बना है दोस्तों। श्री जगन्नाथ मंदिर जो है पुरी उड़ीसा में स्थित है, कलिंग शैली में इसको बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर भवन स्मारक जो हैं, कुछ स्मारकों में देखेंगे कौन कौन सी शैली उपयोग किया गया है। जैसे ताजमहल जो है आगरा उत्तर प्रदेश में मुगल वास्तुकला फारसी प्लस भारतीय मिश्रण को बनाया गया है। फिर दोस्तों लाल किला बात करेंगे तो यहाँ पर मुगल वास्तुकला भी बनाया गया है। कुतुब मीनार भी दोस्तों इंडो इस्लामिक वास्तुकला का निर्माण बनाया गया है। संसद भवन नई दिल्ली में इंडो सरसैनिक रिवाइवल प्लस अशोक स्तंभ शैली में इसको बनाया गया है, इसलिए इसको आपको याद रखना होगा। राष्ट्रपति भवन दोस्तों नई दिल्ली इंडो सरसैनिक रिवाइवल पर बनाया गया है। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया दोस्तों इंडो सरसैनिक रिवाइवल इस्लामिक आर्य पर बनाया गया है। फिर रेलवे स्टेशनों में कुछ प्रमुख रेलवे स्टेशन हैं जिनको दोस्तों आपको याद रखना होगा, जैसे कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है विक्टोरियन गोथिक रिवाइवल शैली पर बनाया गया है। फिर हावड़ा जंक्शन जो है इंडो गोथिक शैली पर बनाया गया है। चेन्नई सेंट्रल को जो है गोथिक रिवाइवल शैली पर बनाया गया है। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो है आधुनिक उड़िया वास्तु शैली पर इसको बनाया गया है। अन्य भवनों में देखेंगे जैसे हाई कोर्ट बॉम्बे मद्रास इलाहाबाद, यह गोथिक रिवाइवल और इंडो सरसैनिक शैली पर इनको बनाया गया है। दोस्तों ये सभी जो शैली हैं ये भवन निर्माण की एक शैली होती है। आप चाहो तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो मैं एक एक करके डिटेल से बताऊंगा इनकी वीडियो में कि आखिर ये शैली होती क्या है, इनकी विशेषता क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिएगा। गोल गुंबद देखेंगे तो यहाँ पर इब्राहिमी इस्लामिक शैली पर इसको बनाया गया है। आप एक नज़र इसको याद रखिएगा, आपको याद हो जाएगा। मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुआ था? तो कुछ स्कीम्स है, जो कुछ पीएम स्कीम्स है, कुछ सीएम स्कीम्स है, तो उनके बारे में यहाँ पर देखेंगे। 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था। भारत की प्रमुख योजनाएं और शुरू होने वाले वर्ष यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY 2024 में इसको प्रारंभ किया गया था। प्रमुख उद्देश्य क्या था दोस्तों? हर परिवार को बैंक खाता होना चाहिए। वित्तीय समावेशन करने के लिए यहाँ पर इस योजना को लागू किया गया था। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 में लागू किया गया था। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। फिर दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन, ग्रामीण और शहरी जो है खुले में शौच मुक्त भारत को बनाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना यहाँ पर मुख्य उद्देश्य था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUY 2016 में लागू किया गया था। गरीब परिवारों को मूल मुक्त जो है LPG कनेक्शन प्रदान करना यहाँ पर इसका उद्देश्य था। अब जहाँ तक इसको सभी को जानते हैं दोस्तों, तो आप इनको जो है एक नज़र देख लीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, एक जगह आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन, इसका उद्देश्य क्या था? शहरों का स्मार्ट विकास करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है किसानों के वार्षिक सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये सभी योजनाएं हैं जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। फिर पूछा गया था दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों 5 वर्ष का। ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए जिम्मेदार मंत्रालय कौन सा होता है दोस्तों? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का विकास।
तो यह दोस्तों आपको याद रखना होगा। भारत के प्रमुख मंत्रालय और उनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहाँ पर हम एक नज़र डालते हैं इंपॉर्टेंट मंत्रालयों और उनके क्षेत्र। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो आता है दोस्तों आंतरिक सुरक्षा, पुलिस सिविलियन डिफेंस, आपदा प्रबंधन, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, सीमा प्रबंधन यहाँ पर आता है दोस्तों। और उसके अलावा हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय, मिलिट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो थल सेना, नौसेना, वायुसेना, रक्षा अनुसंधान, तटरक्षक बल, रक्षा उत्पादन। दोस्तों ये सभी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट के अंतर्गत देखते हैं, जैसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत। दोस्तों ये सभी तो आपको पता ही होगा, इजी हैं, जिनको आपको नाम से ही समझ जाओगे कि आखिर किसके अंतर्गत ये आते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं जो है किस अनुच्छेद में है, संविधान से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाएं जो है 312 के अंतर्गत आती है। और 312 को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अखिल भारतीय सेवाएं आखिर है क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में देखेंगे। यह अनुच्छेद दोस्तों 312 जो है अखिल भारतीय सेवाओं के गठन और विनियमन से संबंधित है। वर्तमान में इसके अंतर्गत दोस्तों IAS, IPS और IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसके अंतर्गत आते हैं। संसद की शक्ति दोस्तों, संसद को यह अधिकार है कि वह एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाएं बना सकता है, जो कि केंद्र और राज्य दोनों के अधीन काम कर सकता है। राज्यसभा की सहमति आवश्यक होती है इसके अंतर्गत, जैसे कि किसी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के लिए जो है राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना आवश्यक है। दोस्तों ये 312 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा डिटेल से देखा है। ये सेवाएं जो है केंद्र और राज्य दोनों के नियंत्रण में होती हैं, जिसमें प्रशासनिक कार्य के समन्वय को बनाए रखती है। किस केस में जो है संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन पर निर्णय लिया गया है। दोस्तों ये केसेस हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो उनको आप एक नज़र या देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करने के लिए यहाँ पर केशवानंद भारती केस आता है। आखिर ये केस है क्या, ये पूरे डिटेल्स बात करेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा वीडियो, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं पूरे केस पे ना जाके हम उनका थोड़ा शॉर्ट में डिटेल्स देखेंगे। संविधान से संबंधित कुछ प्रमुख केस और उनके द्वारा लिए गए निर्णय कौन कौन से हैं, इसको हम देखेंगे यहाँ पर। जैसे कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, मूल संरचना सिद्धांत संसद संविधान को संशोधित कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नहीं बदल सकती है। इस केस के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया था। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, दोस्तों संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है, बाद में जो है 24वें संशोधन में इसको बदला गया था। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत DPSP के बीच में संतुलन बनाए रखना, यहाँ पर मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ केस के तहत आता है दोस्तों। आप इसको चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो कि आपको आराम से इसका रिवीजन आप कर सकते हो, पढ़ सकते हो। इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज कितनी होती है दोस्तों, तो इंफ्रासोनिक साउंड की रेंज के बारे में बात करें तो यहाँ पर 20 हर्ट्ज से कम होती है। ध्वनि के प्रकार और उनकी रेंज भी हम देखेंगे कि कई प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उनके प्रकार और रेंज कितना होती है। तो दोस्तों इंफ्रासोनिक की रेंज यहाँ पर 20 से कम होती है। इसको दोस्तों आप सुन नहीं सकते हैं, इसको सुनने के लिए हाथी, व्हेल जैसी बड़ी जीवित प्रजातियाँ इसके लिए उपयोग होती हैं। मतलब 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति हाथी, व्हेल जैसे बड़े जीव जो है इनको सुन सकते हैं। फिर होती है ऑडिबल साउंड, जिसको श्रव्य ध्वनि बोला जाता है, जिसको हम लोग सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को हम सुन सकते हैं। मानव कान सुन सकता है, सामान्य बातचीत जैसे संगीत, शोर, ये सभी आते हैं। फिर आते हैं अल्ट्रासोनिक, जो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं, इसको मानव नहीं सुन सकता। इसको सुनने के लिए दोस्तों चमगादड़, डॉल्फिन, चिकित्सा में सोनोग्राफी और सफाई उपकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है दोस्तों हाइपरसोनिक, जो दोस्तों 10 की पावर 9 का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। हर्ट्ज से अधिक की फ्रिक्वेंसी होती है। कुछ वैज्ञानिक और सैन्य तकनीकों में व्यवहारिक रूप से दुर्लभ की यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यहाँ पर हर्ट्ज के बारे में बात करें दोस्तों तो प्रति सेकंड ध्वनि चक्र के तरंग के चक्र को जो यहाँ पर हर्ट्ज बोला जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 की थीम क्या थी दोस्तों, तो स्कूल टू स्टार्टअप इग्नाइटिंग यंग माइंड टू इनोवेट, यहाँ पर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की यहाँ पर थीम थी। कुछ हालिया दिवस और उनकी थीम्स के बारे में यहाँ पर देखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है, इनको आपको थोड़ा सा याद रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस दोस्तों, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या थी दोस्तों, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की थीम थी। फिर वन्य जीव दिवस, इसकी थीम क्या थी दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट।
फिर विश्व महासागर दिवस, इसकी थीम क्या थी? वंडर सस्टेनिंग व्हाट सस्टेन्स अस। 2025 की थीम थी दोस्तों। विश्व युवा कौशल दिवस, यहाँ पर यूथ एम्पावरमेंट थ्रू AI एंड डिजिटल स्किल्स दोस्तों यहाँ पर थीम थी इसकी। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस, बिहाइंड द मास्क हु हील्स द हीलर्स। स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया गया था दोस्तों। उस पर थीम क्या थी? तो नया भारत इस बार की थीम थी। डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्या होती है? ये प्रश्न पूछा गया था। मतलब डॉक्यूमेंट्री शब्द से क्या तात्पर्य है, ऐसे कुछ पूछा गया था। तो यहाँ पर दोस्तों वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों, स्थलों या परिस्थितियों पर आधारित तथ्यात्मक फिल्म होती है, इसको डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। फिल्म में कुछ शब्द हैं जो उपयोग किए जाते हैं, आप चाहो तो इसका एक बार जो है सुन सकते हो तो ये आपको याद हो जाएगा, फिर भी आपको थोड़ा बहुत याद होगा। जैसे स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रीन प्ले, स्टोरी बोर्ड, सीन, शॉट, एंगल, क्लोजअप, वाइड शॉट, ओवर द शोल्डर शॉट और कट, फेड इन, फेड आउट, मोटाज, डायलॉग, वॉइस ओवर, बैकग्राउंड स्कोर, साउंड ट्रैक, कैमियो, ब्लॉकबस्टर, फ्लॉप, सीक्वल, प्रीक्वल, स्पिन ऑफ और क्लाइमैक्स, एपीलॉग और ट्रेलर। ये सभी शब्द दोस्तों उपयोग किए जाते हैं। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सभी दोस्तों आपको काम आएंगे, कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये पूछे गए थे अभी हाल ही रिसेंटली 1-2 दिन के अंदर ये प्रश्न पूछे गए थे, तो हमने इसको इंक्लूड किया था। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो की भी अपडेट आपके यहाँ तक पहुँचते रहे। ऐसे ही एक क्वेश्चन से रिलेटेड ऐसे ही अगले दिन में पूछे गए प्रश्नों को भी मैं लेकर आऊँगा ताकि आगे आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी बना रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।